हम गायों को आज भी रोडों पर खुलेआम ऐसे ही कचरा खाते देखते हैं। और जहां हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता था गाय हमारी माता है, उनको पढ़ाना शुरू किया काउ इज एन यूजफुल एनिमल। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि कुछ लॉज इंट्रोड्यूस कराए भी गए हैं, तो वहां पे स्थिति आपको क्या लगता है, कुछ सुधरी है या फिर आपको क्या लगता है लॉ इन्फोर्समेंट से सब कुछ सुधार आ जाएगा? कानून का बनना भी आवश्यक है और समाज का जगना भी आवश्यक है, ये दोनों पैरेलल चलने वाली बात है। महाराज जी, इसको हम समाज पे बिल्कुल नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है समाज में हर तरह के लोग हैं। गोबर से कई चीजों का उत्पादन होने लगा है, जैसे सीबीजी गैस, जैसे ब्रिक्स, जैसे वॉल पेंट, जैसे मूर्तियां, और भी कई सारी चीज गोबर से बनने लगी है। सम्मान की बात हमारी, आपकी, सभी की माता यानी गौ माता की सम्मान की बात करेंगे हम, जो देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, एक आह्वान अभियान चलाया जा रहा है गौ रक्षा को लेकर। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अभी तक इन्होंने जितना भी जिया है सिर्फ गौ माता और गौ रक्षा के लिए जिया है, सिर्फ गौ रक्षा के लिए काम किया है। और आज तक इतना काम करने के बावजूद भी शायद आप जान पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे, खुलकर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज। स्वागत है महाराज जी आपका। जो महाराज जी द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है गौ रक्षा के लिए, इसमें हजारों, सैकड़ों, हजारों लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और ये कितना बड़ा, कितने लेवल पर ये अभियान अभी तक पहुंचा है और क्या कुछ इसका उद्देश्य है, ये जानेंगे हम महाराज जी से। जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान वस्तुतः भारत के सभी राष्ट्र प्रेमियों और गौ प्रेमियों के हृदय की आवाज़ है, और हृदय की आवाज़ होती है वो सहज सर्वत्र फैलती है। आपका प्रश्न था कि ये कहाँ तक पहुँचा है, तो गौ माता के सेवा सम्मान और सुरक्षा की मांग का यह अभियान भारत के 36 प्रांतों के 790 डिस्ट्रिक्ट और उनके अंतर्गत आने वाली 5400 तहसीलों तक यह अभियान पहुंच चुका है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के वैध लक्षणा देसी गोवंश को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करवाना, उनकी उचित रीति से सेवा करवाना, और जिस सम्मान की हकदार गाय माता है उसको वही सम्मान वापस दिलवाना। महाराज जी, ये जो आप सम्मान की बात कर रहे हैं, तो हम गायों को आज भी रोडों पर खुलेआम ऐसी कचरा खाते देखते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं सह रही हैं जो गायें हैं। तो क्या ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये सिर्फ एक भावनात्मक उबाल है, या सच में इसको लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर? इसको क्या किया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, इस पर बताइए जरा। देखिए, भावनाओं से काम नहीं चलता है, रोड मैप तो होना आवश्यक है। सम्मान की बात केवल बातों तक या किताबों तक सीमित नहीं है। जिसको सम्मान मिलता है उसको सेवा और सुरक्षा भी मिलती है, तय है। जैसे भारत में सर्वोच्च सम्मानित पद राष्ट्रपति का माना जाता है, तो वो सम्मानित पद होने के कारण आप देखिएगा राष्ट्रपति जी को 350 कमरे का मकान रहने को मिलता है, अनेकों कर्मचारी उनकी सेवा में रहते हैं, Z+ सुरक्षा उनको मिली हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनको सम्मान मिला है। प्राचीन समय में भारत में गोवध नहीं होने का मुख्य कारण या नहीं के बराबर होने का मुख्य कारण भारत में गाय को माँ का सम्मानजनक पद प्राप्त था। हर व्यक्ति गाय माता को माता मानता था। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय जगत की माता है। लेकिन एक साजिश के तहत जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने ये देखा कि गाय तो भारत का प्राण तत्व है, गो आधारित कृषि से, गो आधारित चिकित्सा से, गो आधारित परंपराओं से भारत तो खुशहाल है, और इनको तोड़ना और इनको जीतना ऐसे तो मुश्किल है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रहार गाय के सम्मान पर किया, और जिसको हम माँ कहते थे उनके लिए हमारे दिमाग में एक बात डाल दी। मैकाले नाम का एक शिक्षाविद भारत में आया और उसने एजुकेशन सिस्टम को बदल करके, और जहां हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता था गाय हमारी माता है, उनको पढ़ाना शुरू किया काउ इज एन यूजफुल एनिमल। और उसका परिणाम
वह माँ से पशु हो गई और अपमानित हो गई। परिणाम स्वरूप आज जो स्थिति अभी आपने वर्णन किया है, सड़कों पर पॉलीथीन खा रही है, इधर उधर भटक रही है, ये उसी का प्रभाव है। तो अगर सम्मान मिल जाता है तो सेवा और सुरक्षा भी उसको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ऐसे में सम्मान देना कितना टफ नहीं हो रहा है? जैसे आप उस जमाने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के आने से पहले की बात कर रहे हैं आप, तो उस टाइम पे सभी काफ़ी संपन्न थे और मुख्य जो जीवन यापन करने का मुख्य जो सोर्स ऑफ इनकम होता था वो खेती ही थी। तो इस वजह से भी हम गोवंशों की रक्षा करते थे, पालते थे बड़े लेवल पे, और हमारा रोजी रोटी चलता था उससे। लेकिन आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में और एक पेट एनिमल जो लोग मुश्किल से एक पेट पाल पाते हैं लोग, उसका खर्चा कैसे भी लोग निकालते हैं और निर्वाहन करते हैं। ऐसे में गऊ और उनका जो भी खर्च आएगा उसको उठाना, जैसे कि हम देखते हैं गायें जब दूध देना बंद कर देती हैं तो इसकी वजह से कितने किसान कतराने लगते हैं और गायों को बेचना, और ये सबसे मुख्य कारण है। यहीं आकर छोटे किसान जो होते हैं वो अपने पालतू जानवर को बेच डालते हैं, या फिर यहाँ से भी गायें अनाथ हो जाती हैं और ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इशू अराइज होते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात तो जो एक पेट एनिमल पर जो खर्चा आता है, चाहे वो आपकी बिल्ली है या कुत्ता है, उतना खर्चा गाय माता का नहीं है। दूसरी बात, वो हमें कुछ भी इनकम नहीं देते हैं कुत्ता और बिल्ली, जबकि गाय माता आपको दूध नहीं भी देगी तो जो गोबर और गौमूत्र देगी, अगर सरकार कुछ नीतियां तय कर ले, इन पर अच्छा अनुसंधान करे, इनको यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बनाए, तो गोबर से कई चीज़ों का उत्पादन होने लगा है, जैसे सीबीजी गैस, जैसे ब्रिक्स, जैसे वॉल पेंट, जैसे मूर्तियाँ, और भी कई सारी चीज़ गोबर से बनने लगी है। साथ ही साथ गौमूत्र से कई सारी मेडिसिन बनती है। अमेरिका ने तो कई पेटेंट करा लिए, हम लोग इस मामले में पीछे बैठे हैं। कैंसर जैसे भयंकर रोगों को ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज गौमूत्र में मिली है, लिक्विड गोल्ड साल्ट गौमूत्र में मिला है। तो असल में अगर गाय माता पर ठीक से अनुसंधान हो, संस्थाएं, समाज और सरकार मिलकर के काम करे, तो गाय तो देने वाला साधन है। भारत सोने की चिड़िया तभी तक था जब तक गाय आधारित जीवन शैली थी। रही बात, आपने कहा कि रोजी रोटी, ये बात ठीक है कि रोजी कहीं और से ले सकते हो, लेकिन रोटी तो आज भी किसान के खेत से ही आएगी। और अगर गोबर नहीं होगा, केवल रासायनिक खाद का इस्तेमाल खेतों में होगा, तो उसका प्रभाव एक बीमार, कमजोर और रोगी भारत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा। इसलिए केमिकल फ्री फार्मिंग, पॉइजन फ्री फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की स्थिति तक भारत को लौटना पड़ेगा, और उसका आधार आज भी गाय है। और भारत में जितने किसान हैं, करीब 20 करोड़ किसान हैं, कुल देसी गोवंश की संख्या मात्र 8 करोड़ है। एक किसान एक गाय माता रखे तो उसको हानि नहीं बल्कि लाभ है। उसका खर्च क्या है? किसान के खेत से रॉ मटेरियल के रूप में या वेस्ट मटेरियल के रूप में चारा पैदा होता है, गाय उसको खाती है, और गाय का जो वेस्ट मानता है समाज आज गोबर को, वह किसान के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर का काम करता है। तो कहीं भी किसान को गाय के कारण अतिरिक्त खर्च सहन नहीं करना पड़ रहा है, और फिर भी लगता है तो इसमें सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि जो गो आधारित कृषि करेगा, गाय रखेगा, उसको कुछ अनुदान दिया जाएगा। जैसे बेरोजगारों को अनुदान मिल रहा है, जैसे बुजुर्गों को भत्ता मिल रहा है, विधवाओं को भत्ता मिल रहा है, बहनों को भत्ता मिल रहा है, अलग अलग तरीके से पैसा बांटा जा रहा है। तो उस प्रकार अगर जो किसान काऊ बेस फार्मिंग करता है वो प्रकृति का संरक्षक होगा, पर्यावरण का संरक्षक होगा, दुनिया को जहर से बचाएगा, तो उसको गाय रखने पर कुछ दे दिया जाए तो किसान भी आराम से रख पाएगा। कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो ग्राउंड लेवल पर अगर उतारी जाए तो गाय की सुरक्षा भी होगी और भारत की समृद्धि भी बढ़ेगी। तो महाराज जी, इस बारे में जो अभी सस्टेनेबल मॉडल बता रहे थे आप हमको, तो इसके बारे में कभी आपने किसी किसान या किसी डेयरी ओनर या संबंधित व्यक्तियों से आपने बात की है इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर बात ही नहीं कभी की, बल्कि धरातल पर इस काम को खूब अच्छे से खड़ा किया है। हमसे जुड़े हुए लोग, कई लोग ऐसे हैं जो काऊ बेस फार्मिंग करके केमिकल फार्मिंग से भी ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, और उनका उत्पाद लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि मार्केट से दुगनी तिगुनी रेट पर उनकी वस्तुएं बिक भी रही है। इसके अलावा गोबर से सीबीजी बनाने के बड़े बड़े प्लांट अब तक भारत में लग चुके हैं। बरसाना में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है, हरिद्वार में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा है, पथमेड़ा गौशाला में बहुत बड़ा प्लांट लगा है, जहाँ इंडस्ट्रीज लेवल से गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। और पेंट तो खादी ने
अपने हाथ में ले लिया है, जो गवर्नमेंट की एक इकाई है। तो ये प्रारंभ तो हो चुका है, बस इसको थोड़े और पंख लगाने की आवश्यकता है। जी, अभी आप बात कर रहे थे कि इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इसके लिए लॉज बनने चाहिए। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि कुछ लॉज इंट्रोड्यूस कराए भी गए हैं। तो वहाँ पे स्थिति आपको क्या लगता है, कुछ सुधरी है, या फिर आपको क्या लगता है लॉ इन्फोर्समेंट से सब कुछ सुधार आ जाएगा? जैसे कि हम देखते हैं किसी भी कुछ भी कुरीतियाँ चल रही होती हैं समाज में, तो उसके लिए लॉ तो हम बना लेते हैं, लेकिन उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सोसाइटी में, लोगों के दिमाग में, और लोग उसको कितना अपनाते हैं, इसमें वक्त लग जाता है काफ़ी। तो आपको क्या लगता है इससे सुधार आ जाएगा, इससे लोग बदल जाएंगे? देखिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान दो तरीके से काम कर रहा है। इसका एक पार्ट समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा पार्ट सरकार के साथ बातचीत करने का काम कर रहा है। लोकतंत्र में कानून की अपनी भूमिका और समाज की भी अपनी भूमिका है। जैसे कानून बन गया कि किसी भी हत्या करने पर 302 के अंदर आदमी को सजा होती है, लेकिन उसके लिए समाज भी तो जगाता है कि भाई किसी को मारना पीटना अच्छी बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें साथ चलेगी। सरकार अगर कानून बनाएगी तो उसका प्रभाव आएगा। भारत में इस समय 36 राज्यों में से 16 राज्यों में गौ सेवा और गोरक्षा को लेकर के नीतियां बनी हुई है, तो वहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। जिन राज्यों में छोटे कानून हैं वहाँ स्थितियाँ कमज़ोर हैं, और जहाँ बिल्कुल कानून नहीं है वहाँ स्थितियाँ बद से बदतर हैं। वहाँ पर गौ की सेवा भी ठीक नहीं हो रही और सामाजिक विकृतियाँ भी दिखाई दे रही है। इसलिए कानून बनेगा, उस कानून के आश्रय में समाज मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाएगा। तो कानून का बनना भी आवश्यक है और समाज का जगना भी आवश्यक है। ये दोनों पैरेलल चलने वाली बात है। कानून जहाँ बना है भारत के 16 राज्यों में, आज वहाँ गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गाय का वध वहाँ नहीं होता है। 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ कानून नहीं, वहाँ सड़क पर गाय को काट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से नियंत्रण तो होता ही है, कानून का अपना प्रभाव होता ही है। आपने फिर वही बात कहा कि समाज अपना अलग है और कानून दोनों तरह से काम होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट आता है। आपका कहने का मतलब यही था। तो सर महाराज जी, इसको हम समाज पे बिल्कुल नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है समाज में हर तरह के लोग हैं, और भारत की खूबसूरती ही ये है कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत में संप्रभुता है, यही इसकी खूबसूरती है। तो ऐसे में हम जो दूसरे समाज के लोग भी रह रहे हैं हमारे साथ, उन पे तो हम इसको बोझ नहीं डाल सकते ना, उन पे तो थोप नहीं सकते कि हाँ हमारी गौ माता है, तुम भी इसको माता मानो और तुम्हें भी ऐसा करना है। हो सकता है उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। देखिए, अगर आप संप्रभुता की और सद्भाव की बात करते हैं तो फिर सफ़र दोनों को तय करना पड़ेगा। अगर प्रेम से रहना चाहें तो उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं वो उनकी सुरक्षा हो, उसका ध्यान इधर से रखा जाएगा, और इधर की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा का ध्यान उधर से रखा जाएगा, तब बात बनेगी। तो अगर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के मन में गाय माता के प्रति प्रेम भाव है तो ऐसी स्थिति में थोपने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ में अपनी सौहार्दता तो दिखानी ही पड़ेगी। और रही बात, तो गौवंश की संख्या इतनी कम है कि अभी सब लोगों को लग जाने की आवश्यकता नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या का देश भारत, जिसमें मात्र 8 करोड़ गौवंश है, यानी कि 15-17 लोगों पर एक गाय माता आ रही है। तो किसी पर थोपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कानून बनेगा और तरीके से कानून बनेगा तो सब कुछ ठीक होगा। आज भारत की सीमाओं से बाहर तक गौवंश जा रहा है, उस पर नियंत्रण होगा। और रही बात, तो ये किसी धर्म का विषय है ही नहीं। इसमें अगर कोई कह दे कि अमुक धर्म की गलती है, अमुक धर्म की, नहीं, ये मानवता का और भारत का विषय है। गाय दूध देते समय ये नहीं सोचती कि मैं किस धर्म के व्यक्ति को दूध पिला रही हूँ। किसी खेत में गोबर डालने पर उत्तम अन्न सब धर्म के लोगों को प्राप्त होगा। गौमूत्र से कैंसर मिटने की बात है तो उस समय यह नहीं देखा जाएगा कि ये किस धर्म का विषय है। तो गाय माता को केवल पूजा पाठ से न जोड़ा जाए, उसको भारत की इकोनॉमी से, भारत के स्वास्थ्य से और भारत की शांति से जोड़ा जाए। वो एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला दिव्य तत्व है। यहाँ तक कि आज भी भारत में सिर्फ एक धर्म नहीं, सभी धर्मों के कई लोग गाय से प्रेम करते देखे गए हैं। इसलिए ये धर्म का और उन्माद का विषय है ही नहीं। ये हो सकता है कुछ राजनीतिक मुद्दे बने हो और इसके कारण एक ऐसा वातावरण बन गया हो, बाकी सभी धर्मों के लोगों ने गाय की रक्षा के लिए अपना प्राण दिया है। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा जाना उचित नहीं है। ये जो विषय जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, गौरक्षा, इसको लेकर एक राजनीतिक एंगल से लोग ज़रूर देखते हैं। निश्चित देखते हैं, लेकिन जब हम ईमानदारी से
और निष्काम भाव से आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर की अपनी व्यवस्थाएं होती, वो सब ठीक करता है। प्रारंभ में तो इस अभियान को भी राजनीतिक एंगल से देखा गया, लेकिन धीरे धीरे समाज को समझ में आया कि नहीं नहीं, इसमें तो कोई पॉलिटिक्स वाली बात ही नहीं है, ये तो विश्व हित की बात है, सिर्फ भारत हित की ही बात नहीं है। गाय को विश्व की माँ कहा है और गाय सुरक्षित रही तो विश्व सुरक्षित रहेगा। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने यह संकेत किया कि धरती गाय की सींग पर है, इसका मतलब फिजिकल गाय की सींग पर नहीं है। गाय के सींग का अर्थ है कि काउ बेस्ड लाइफ पैटर्न एक सेफ पैटर्न है और उसी से मनुष्य अपने आप को सुखमय और शांति युक्त जीवन जी सकता है। इसलिए ये पूरे विश्व का विषय है। जी महाराज जी, आप इसमें इस सेवा में कितने सालों से लगे हुए हैं, कितने टाइम से कार्यरत हैं इस काम को लेकर? बिल्कुल आप काम किए जा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। देखिए, हमने तो जब से होश संभाला है तब से हमें लगे कि हम तो गाय की शरण में ही हैं और उसी में आनंद भी है। फिर भी एक क्या उम्र रही होगी? लगभग 35-40 साल से तो इसी काम में लगे। 35-40 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और 35-40 साल में आपने कोई मैट्रिक सेट किया है इस काम को लेकर जो आप कर रहे हैं? जैसे हमारी भी जब पढ़ाई होती है, जब पढ़ाई थी तो हमारा तो ये था कि एक साल में हमारे रिजल्ट्स आते थे, उसके बेसिस पे देखा जाता था कि हमने एक साल में क्या पढ़ा और हमारा इवैल्यूएशन जैसा होता था तो हम अंदाजा लगाते। तो हर बंदा जो अपना काम कर रहा होता है उसको लेकर अपना एक एज अ रिजल्ट कुछ ना कुछ फिक्स किया रहता है कि हाँ हमारी ये तैयारी है तो इसका नतीजा क्या आना है। तो आपने क्या कोई ऐसी मैट्रिक सेट करी है इस चीज़ को लेकर कि जिससे आपको पता चले कि आपका फल क्या है? बिल्कुल, काम तो आप किए जा रहे हैं, लेकिन फल स्वरूप क्या मिला अभी तक आपको, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, एकदम स्पष्ट है सारी चीज़। जब हम लोग इस काम में लगे थे, भारत में गिनी चुनी गौशालाएं थी और गिने चुने लोग गाय माता का काम करते थे। आज भारत के हर चौथे पांचवें गांव में आपको एक गौशाला मिल जाएगी जिसमें गौ माता की सेवा हो रही है। जब हमने काम प्रारंभ किया उस समय भारत में एक भी गौ चिकित्सालय नहीं था जहां पर गाय माता का इलाज किया जा सके। आज हर राज्य में अनेकों अनेक गौ चिकित्सालय खुल चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। जब शुरुआत की तो लोग मजाक उड़ाते थे कि पशुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज वही लोग समर्थन में आके खड़े हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इन 35-40 सालों में एक संपूर्ण भारत में एक ऐसा संयोजन खड़ा हुआ है कि उसी के प्रभाव से आज संतों ने मिलकर के, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ जितने लोग पिछले 40-50 सालों से काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो सब लोगों ने एक स्थिति में आकर ये तय किया कि हम लोग सेवा का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं होगी तो बचेगी ही नहीं, तो आगे सेवा किसकी करेंगे और कैसे करेंगे। इसलिए सबने मिलकर के तय किया कि हमको इसकी सुरक्षा के लिए सरकार के सामने अब प्रार्थना रखनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की ताकत दुनिया ने देखी है। और वर्तमान में हमारी देश की सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है। चाहे पाकिस्तान ने कोई त्रुटि की तो उसको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है। अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत की गो और कृषि व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश की तो उसको भी जवाब दिया है। राम मंदिर जैसा एक ज्वलंत मुद्दा जो 500 वर्षों से चल रहा था उसको ठीक किया है। भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, धारा 370 को हटा करके कश्मीर को मूल धारा में लाने का काम किया है। तो उससे एक आस जगती है कि अभी एक ऐसे स्वर्णिम समय में हम चल रहे हैं कि जहां इस मुद्दे का भी समाधान किया जा सकता है। इसलिए सबने मिलकर के तय किया कि अब हम सरकार के सामने इस विषय को लेकर के जाएं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो गौ के सेवा, सुरक्षा और सम्मान के इस काम पर भी आप दृष्टि डालो, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। इस अभियान की सबसे सुंदर बात यह है कि अभियान विरोध नहीं, आंदोलन नहीं, उग्रता नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रार्थना है। हम राजा को विष्णु का अंश मानते हैं, राजा का सम्मान करते हैं, जो शासन में है वो हमारे लिए सम्मानित हैं। हम सम्मानजनक तरीके से हमारी हृदय की जो मांग है, एक पुत्र अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, एक बेटा अपनी माँ से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, तो प्रजा अपने शासक से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। हमारे दिल में लंबे समय से ये बात चल रही है। सेवा तो कर रहे हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ये कहा है कि जब तक भारत भूमि पर गो रक्त गिरता रहेगा हमारे किए हुए सद्कर्मों का पूरा फल हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान सरकार के इन दृढ़ निश्चयपूर्ण कार्यों को देखते हुए ये मन में आस जगी है कि पूर्ववर्ती सरकारें जिस काम को नहीं कर पाई वो ये सरकार कर सकती है। अतः एक रोड मैप बनाया है पूरा कि हम क्रमशः सरकार के सामने जाएंगे, एकदम से सरकार को परेशान नहीं करेंगे। हर चीज को करने में समय लगता है, सोचने में वक्त लगता है। वो क्या रूपरेखा है उसको साझा करेंगे आप, जो आपने रूपरेखा तैयार किया है अपने अभियान को लेकर? बिल्कुल करेंगे। असल में इसमें कोई एक व्यक्ति की रूपरेखा नहीं है, इसमें देश के अनेक संत
गो सेवक, लॉयर, साइंटिस्ट सब ने मिलकर बैठ करके एक लंबा समय दे करके रूपरेखा बनाई है, जिसमें पिछले 6 महीने से ग्राउंड लेवल पर जा करके गांव-गांवों तक प्रचार करके हम सब संतों ने मिलकर के 36 राज्यों के 790 डिस्ट्रिक्ट तक अपनी पहुंच बना करके लोगों को जोड़ा है। 5000 तहसीलों तक कार्य खड़ा किया है। ये जो 27 अप्रैल आ रही है, इस 27 अप्रैल के दिन पहली बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भारत की 5400 तहसीलों से एक ही दिन एक साथ प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि भारत से गोवध पूरी तरह समाप्त हो, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हो, चाहे वो गुजरात से लेकर के और अरुणाचल तक का भूभाग हो, पूरे भारत में गोवध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। दूसरा, एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए गाय माता को लेके। भारत एक है तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। असल में अनुदान को लेकर के, सेवा को लेकर के, गोचर को लेकर के सब राज्यों में कानून अलग अलग है, तो एक केंद्रीय कानून बनना चाहिए। और रही बात, तो हमारे पूर्वज गाय को माता कहते थे, तो हमने शेर को राष्ट्रीय पशु के रूप में माना है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना है। हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो माता का पद खाली है, इसलिए हमारी एक राष्ट्र माता भी होनी चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि गाय माता इसका सर्वोत्तम विकल्प है, जो पद खाली है उसके लिए, तो गाय माता राष्ट्र माता बने। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र 27 अप्रैल को हम सरकार को देंगे। उसके बाद 3 महीने तक, 90 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, कुछ अच्छे वैज्ञानिक और कुछ विद्वान बात करेंगे सरकार से। जो कोई दिक्कत आ रही है उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। बात नहीं बनी तो 27 जुलाई को फिर से प्रार्थना पत्र देंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जा करके। फिर चर्चा चलेगी 3 मई तक। फिर बात नहीं बनी तो सब लोग मिल करके और भारत की 36 स्टेट कैपिटल पर जा करके और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से वापस प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीना प्रतीक्षा करेंगे और फिर बात नहीं बनी तो 30-30 जिलों के स्लॉट से 7-7 दिन के लिए 30-30 हज़ार लोग दिल्ली पहुंचेंगे और 6 महीने तक दिल्ली में संकीर्तन करते हुए सरकार को पत्र लिखेंगे। 30,000 लोगों की उपस्थिति लगातार 6 महीने तक दिल्ली में बनी रहेगी और सरकार से पत्र लिख करके प्रार्थना करेंगे। कोई आक्रोश नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं। सरकार हमारी, हम सरकार के, इसलिए हम प्रेम पूर्वक प्रार्थना लिखेंगे, पत्र लिखेंगे कि भारत को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, 80 वर्ष पूरे होने आए हैं और सारे काम हुए हैं, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम, जो गाय भारत की आत्मा है, उस गाय माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। एक व्यक्ति 10 पत्र भी लिखता है तो 3 लाख पत्र रोज के होंगे। 30,000 लोग लिखेंगे तो ये क्रम चलेगा तो 5-5.5 करोड़ पत्र सरकार के सामने जाएंगे और संवेदनशील सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी कि भारत का इतना बड़ा जनमानस जब इस विषय को लेकर के मांग कर रहा है और सरकार भी कहीं न कहीं इस प्रकार के संकेत समय समय पर मिलते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निवास पर गौ माता की सेवा पूजा का होना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गौ का पूजन करना, ये इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं वो भी गाय माता के विषय को चाहते तो हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रचार की बात भी कही है, तो ऐसी स्थिति में वो भी चाहते हैं कि यह कार्य हो। तो विश्वास है कि इन सारी चीज़ों से हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर के एक सरकारी नीति बनेगी और गाय माता सुखी होगी। पास्ट में भी ऐसा कोशिश किया गया था संतों द्वारा, जितने भी बहुत पूर्व में भी हमने देखा कि बहुत सारी सरकारें आईं और सबसे उन्होंने निवेदन किया कि गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हाथ निराशा लगा है। तो इसको, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई सरकार से, तो इसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्या आप पीछे हटेंगे या फिर इसी दृढ़ निश्चयता के साथ आप टिके रहेंगे और ऐसे ही यत्न करते रहेंगे? साधु अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर पीछे हटाते नहीं हैं। हमारा लक्ष्य गैया को सम्मान मिलना चाहिए, तो वो तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लगे रहेंगे। अगर शांतिपूर्ण प्रार्थना से बात नहीं बनी तो हम तपस्या करके सरकार के सामने मांग रखेंगे, यानी कि गंगा जल पर रह करके उपवास करेंगे, क्रमिक उपवास करेंगे। 1000 लोग आज बैठे, 1000 लोग कल बैठेंगे, 1000 लोग परसों बैठेंगे और वो उस दिन आहार नहीं लेकर के और केवल गंगा जल पी करके सरकार के सामने प्रार्थना करेंगे। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक गाय माता को न्याय नहीं मिलता। रही बात पूर्व में जो प्रयास किए
और उनमें पूर्ण सफलता नहीं मिली, तो उनका बहुत अच्छे से अध्ययन किया, कहाँ कौन कौन सी कमी रही, क्या कारण रहे कि पूर्व में की गई मांगे सफलता के उस पायदान को नहीं प्राप्त कर पाई। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योजना को बनाया गया है कि वैसा दोबारा ना हो कि असफलता हाथ लगे। देखिए, किसी भी चीज़ को सार्थक करने के लिए, किसी भी, चाहे आपकी कोई भी योजना हो, कोई भी अभियान हो, किसी भी चीज़ को एक बड़ा रूप देने के लिए और उसको सार्थक बनाने के लिए हमें युवाओं से जोड़कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो हमारे आने वाली या जो हमारी युवा पीढ़ी है अभी, उसको आप इस अभियान से कैसे जोड़ेंगे? इसको लेकर कोई तैयारी है आपकी? जोड़ेंगे वाली बात तो नहीं बची है, क्योंकि जुड़ चुके हैं। इस समय इस अभियान में कार्यरत 80% वो लोग हैं जिनकी आयु 20 से 35 के बीच की है, और शेष इससे अधिक उम्र के हैं। और भी जोड़ने के लिए आजकल के जो आधुनिक तौर तरीके हैं, सोशल मीडिया जिसमें एक्स हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि का उपयोग भी किया जा रहा है, प्रारंभ कर दिया गया है, उससे भी जुड़ रहे हैं। और हमारा तो ऐसा मानना है कि जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वरीय कृपा से लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है जिसका कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है, एकदम प्योरिटी है। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कोई व्यक्ति सामने नहीं है, किसी का नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है, ये समग्र भारत का विषय है। इसीलिए तो मात्र 6 महीने में भारत की 5000 तहसीलों तक काम खड़ा हो गया। तो युवा सभी जुड़ेंगे, ऐसा विश्वास है। महाराज जी, आप इस कार्य को 35 वर्षों से कर रहे हैं, एक काफ़ी लंबे समय से, और ऐसे में जैसा आपने बताया कि ना तो कोई समिति है इस काम को कर रही है और ना ही कोई ऐसा प्रोवाइडर है, तो फिर ये धन संग्रह का जो भी फाइनेंसेस आ रहे हैं, हर काम को लेकर के पैसों की खर्च तो होती ही है, चाहे कोई भी काम करें आप। तो इस अभियान में जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे आप खर्च उठा रहे हैं इसका? देखिए, 35 वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो विषय तो है ही, वो प्रत्यक्ष सेवा का विषय प्रत्यक्ष है। 6 महीने से जो इस अभियान में लगे हैं, तब से जिन संतों ने मिल करके, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, ये संतों के एक बहुत बड़े समूह का विचार है। उसमें सिर्फ संत ही नहीं बल्कि लॉयर और साइंटिस्ट भी शामिल हैं, प्रबुद्ध। तो क्या वो आपको पैसे इसमें अपना धन व्यय कर रहे हैं? नहीं, उसमें एक सिस्टम तय किया है कि इस कार्य को करना है तो हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा। धन संग्रह वाला विषय या धन को अगर इसमें आगे कर दिया गया, तो पहली बात तो आजकल वैसे ही चर्चा चलती है कि देखो गाय के नाम पर लोग दुनिया को लूटते हैं, तो अगर डोनेशन मांगने जाएंगे तो लोग कहेंगे इनको तो पैसे चाहिए, गाय से क्या लेना देना, पागल बनाते हैं ये लोग। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने भी सुनी होगी, आमतौर पर ये चीज़ चर्चाओं में चलती है। दूसरी बात, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर व्यक्ति जुड़े। तो संतों ने एक ही बात समाज के सामने रखी है कि आपके परिवार का कोई भी फंक्शन होता है, आपके परिवार में कोई बीमार होता है, आपके परिवार में कोई उत्सव होता है, उसका खर्च कौन करता है? उत्तर मिलता है हम ही लोग। तो क्या आप गाय को अपनी माँ मानते हैं? सबका उत्तर मिलता है बिल्कुल मानते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए? लगभग सबका उत्तर अभी तक तो यही मिला है कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि गोहत्या भारत में बंद होनी ही चाहिए। तो जब आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हो तो आप गाय को अपनी माँ मानते हो, तो माँ क्या परिवार का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मिलता है कि है। तो फिर आप लोगों को मिल करके इस काम को करना पड़ेगा। और जब ये बात कही जाती है तो अभियान में मूल खर्चा होता है प्रचार प्रसार। तो अब तक देखने में आया है कि लाखों लोगों ने होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट खुद ही मुद्रित करा करके और अपने अपने तरीके से लगाना और वितरण करने का काम किया है। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने स्तर पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं। कई लोगों ने इसको लेकर के गीत लिखे हैं, जो गीतकार एक एक भजन के 1-1 लाख रुपए लेते हैं, उन्होंने मुफ्त में गीत लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो एक भजन गाते हैं उसका 5 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन वो पता ही नहीं है, जो लोग इस काम में लगे उनको पता ही नहीं, और उन्होंने भावना समझ करके भजन बना दिए और वो भजन वायरल भी हो गए हैं। यहाँ तक कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज जो फिल्म जगत के लोग हैं, क्रिकेट जगत के लोग हैं, उन लोगों को आप किसी काम के लिए खड़ा करो तो उनका अपना एक रेट होता है। एक छोटे से ऐड करोड़ों रुपए में जाते हैं, लेकिन चाहे प्रकाश झा जी हो, चाहे आशुतोष जी राणा हो, चाहे उल्का जी गुप्ता हो, और भी कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस
जिन्होंने स्वतः अपने भावों से इस अभियान को प्रमोट किया और अपने अपने वीडियो बना करके डाले हैं और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है कि हम सब लोगों को इस काम में लगना है। तो ये एक अभियान ऐसा है कि सबको लग रहा है कि तो हमारी माँ का है, तो इसके लिए कोई अलग से धन संग्रह की आवश्यकता नहीं। ये स्वतः स्फूर्त लोग अपने अपने स्तर पर खर्च करके इसको खड़ा कर चुके हैं। महाराज जी, जो आपने बताया कि इस अभियान को हम सार्थक बनाने के लिए कैसे राष्ट्रपति तक पहुंच रहे हैं, कैसे लेवल पे लोगों से पहुंच बना रहे हैं, तो इसमें जो आपने एक गैप रखा है 3-3 महीने का, तो इसका क्या मतलब है? इस गैप को कैसे आप फिल कर रहे हैं? देखिए, जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो तुरंत फल नहीं दे सकता। चूल्हे पर खिचड़ी भी चढ़ाते हैं तो वो एक टाइम लेती है पकने का। तो सरकार को अवसर देना होगा। हाँ, अगर ये विरोध का विषय होता है, कई बार देखिए प्रोपोगंडा भी होता है, किसी को काम नहीं करवाना होता है लेकिन अपने आप को खड़ा करना होता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, आज का आज ये काम होना चाहिए, हम अभी का अभी जवाब चाहते हैं, इस प्रकार की वार्ताएं होती है। लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि ये 900 साल पुराना मुद्दा है। 600 वर्ष मुगल शासन रहा, 200 वर्ष ब्रिटिश शासन रहा, 78-79 साल से लोकतंत्र है। तो गोवध का विषय जो है ये इतना पुराना है, तो 1-2 दिन में हल नहीं हो सकता। तो सरकार को हमें अवसर भी देना पड़ेगा सोचने का। वो भी अपनी टीम को बिठाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि ये इस प्रकार का मांगे सारी लेकर के आए हैं, जिसमें केवल ये 3 तो मुख्य मांगे हैं, बाकी हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। किसान को गाय से कैसे जोड़ा जाए, विद्यार्थी के फूड को गाय से कैसा जोड़ा जाए, इंडस्ट्रीज को गाय से कैसा जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें उसको सम्मिलित की हैं। तो उसमें सरकार को भी इन सारी चीज़ों को अपने अपने अधिकारियों के साथ बैठने में विचार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो हम समय नहीं देंगे तो काम नहीं हो सकता, वो फिर एक मजाक बन करके रह जाएगा। इसलिए हम पूरा अवसर सरकार को देना चाहते हैं कि वो बैठे, समझे, चर्चा करें। वो जब जब बुलाएंगे इस विषय के विशेषज्ञ जो इस अभियान से जुड़े हैं वो भी जाएंगे। कानूनी बात कोई आएगी तो लॉयर जाएंगे, पूछेंगे कि भाई गाय से क्या फ़ायदा होगा देश को अगर हत्या बंद हो गई तो उसके लिए साइंटिस्ट बात करेंगे कि देखिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से रोग मुक्त भारत और एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला भारत और सुंदर पर्यावरण वाला भारत गाय दे सकती है। तो वो सारी चीज़ों को समझने के लिए और समझाने के लिए समझ चाहिए, इसलिए एक 3-3 महीने का गैप दिया है ताकि पूरा अवसर मिले। महाराज जी, आज हम देखते हैं कि जो भी कल को आया हुआ नया बंदा मार्केट में, मतलब जिनकी संस्थाएं 5 साल, पिछले 10 साल से भी देखो, या अभी तो 1-2 साल पुरानी संस्थाएं भी इतना उनको पहचान मिल जाती है, इतना जानने लग जाते हैं लोग। लेकिन आप 35 वर्षों से इसमें लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, इस काम को लगातार करते हुए आ रहे हैं, फिर भी इतनी पहचान क्यों नहीं मिली आखिर? हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमें यह सिखाया कि काम को महत्व दीजिए, खुद को नहीं। खुद को प्रमोट करना हो तो 3 दिन लगते हैं, लेकिन जब काम को महत्व, तो हमारी पहचान भले ही नहीं हो, लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है कि आज भारत में हजारों काऊ बैस मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, जहाँ पर गोमूत्र से बनने वाली दवाइयाँ खूब बड़ी मात्रा में बिक रही है। तो वो आपके संस्थान की मदद से? नहीं, संस्थान की मदद नहीं, हमारे लोगों के प्रयासों से ये चीज़ खड़ी हुई है। लोगों को ट्रेनिंग दी, सबसे पहले ट्रेंड में लाया। आज से 40 साल पहले कोई समझता ही नहीं था कि गौमूत्र पीने की चीज़ है। आज करोड़ों लीटर गौमूत्र प्रतिदिन भारत में पिया जा रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं अब बनाने लगी है। पहले जो गौशाला में एक छोटे से मटके से हम लोगों ने काम शुरू किया था, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है और करोड़ों रुपए का गौमूत्र प्रतिदिन बिकने लगा है। तो हम जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे वो उद्देश्य हमें सफल होता प्रतीत हो रहा है। आज बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में गाय माता की घी की मांग बढ़ी है। जो गाय माता का घी कभी 200-300 रुपये लीटर मिला करता था, आज 5,000 और 8,000 रुपये लीटर में एक्सपोर्ट होने लगा है। लोग समझने लगे कि गाय माता का घी क्या है। पहले भैंस का दूध 50 रुपये होता था तो गाय का दूध 30 रुपये होता था। आज स्थिति यह है कि भैंस का दूध 70 रुपये किलो है तो गाय माता का दूध 100 से 110 रुपये लीटर तक में बिक रहा है। यानी कि कहीं कहीं इंपॉर्टेंस गाय माता की बढ़ानी थी और उसकी बढ़ी है। और
आज अगर देश भर में ये मांग है तो उसी का परिणाम है। तो हम अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहते, गाय माता की ही महत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे से जुड़े हुए, इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोगों का विचार ऐसा है कि हम खुद को छुपा के रखें, गाय माता को छपा करके आगे बढ़ें। महाराज जी, आपने 27 अप्रैल ही क्यों चुना है प्रार्थना पत्र देने के लिए? जैसा कि आपने बताया कि हम 27 अप्रैल को सरकार को अपनी प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं, तो ये 27 अप्रैल ही क्यों चुना? कोई खास दिन है? हाँ, उस दिन बहुत सारे सहयोग हैं। पहली बात तो शासन को पत्र देने के लिए वर्किंग डे होना चाहिए, तो उस दिन सारे ऑफिसेज खुले हैं। दूसरी चीज़, समाज का उस दिन स्वतंत्र होना, कार्यमुक्त होना आवश्यक है। तो उस दिन कोई भी विवाह के अच्छे लग्न नहीं है, बहुत ज़्यादा शादियाँ नहीं हैं। उस दिन कोई फेस्टिवल नहीं है, त्यौहार नहीं है, उत्सव नहीं है। तो कहीं भी व्यक्ति उलझे हुए नहीं है, सारे भारत के लोग एकदम फ्री रहेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, अब समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी ज्योतिष और मुहूर्त को मानता है, एस्ट्रोलॉजी को मानता है। कई सारे ज्योतिषियों ने इस अंकों को जोड़ करके बताया है कि 27 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन, इस दिन अंकों का योग बन रहा है कि इस दिन अगर कोई निस्वार्थ भाव से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे न रखते हुए किसी कार्य को प्रारंभ करे तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। और उस दिन एकादशी भी है, तो कई मायनों में ये दिन बहुत ही अद्भुत, अच्छा और अलौकिक दिन है। इसलिए इस दिन का चुनाव सभी लोगों ने विचार करके किया है। और देख भी रहे हैं कि जब ये तिथि चुनी है तो स्थिति ये है कि कहीं कहीं तो प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं कि 27 अप्रैल को हम आएंगे गवर्नमेंट को, तो सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, बताइए कौन सी गौशाला में हम एप्लीकेशन लेने के लिए आ जाएंगे, आप क्यों आते हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो। इतनी सकारात्मकता खड़ी हो गई है। लक्ष्य था कि प्रत्येक तहसील से 11-11 हज़ार सिग्नेचर करा के देंगे, लेकिन स्थिति यह है कि कई तहसीलों में 2-2, 3-3 लाख सिग्नेचर होकर के सामने आ गए हैं। तो ये सब उस तिथि का कोई न कोई प्रभाव है। तो सारी दुनिया देखेगी कि 27 अप्रैल को भारत की 5,400 तहसीलों पर एक साथ हजारों लोग अनुशासित, वो भी सबसे बड़ी बात, मांग है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासित तरीके से, कोई रोड जाम नहीं, एकदम जैसे चींटी पंक्तिबद्ध चलती है वैसे युक्तिपूर्वक चल करके लोग अपने प्रार्थना पत्र देंगे। भारत के एक अनुशासन की झलक भी दिखेगी और काम भी होगा, ऐसा विश्वास है। तो ये थी आज की हमारी बातचीत स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज के साथ, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारी गौ माता को सम्मान दिलाने को लेकर, ज़मीनी हकीकत में सुधार और बदलाव लाने को लेकर। हम आशा करते हैं कि इसमें सुधार हो और जो भी महाराज जी की कोशिशें हैं वो साकार हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।